A2 A3 A2 A3 A5 A7 A6 चलिए A2 देखते हैं क्या कह रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद मोनोक्रोमेटिक लाइट गिवन है। तो हमें मालूम है कि लाइट का नेचर ड्यूअल होता है। यहाँ ये वेव है, इसे वेव की तरह ट्रीट किया गया है। इसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो अपने को दिया हुआ इसमें। तो आपको मालूम है कि ये ओमेगा होता है। तो ओमेगा इक्वल टू है 1.2 इंटू 10⁻15 पाई, और हमें मालूम है ये इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अपने को मिल गई यहाँ से, न्यू इक्वल टू 0.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्स। तो फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो हो गया है। तो एच न्यू इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। 5 आपको मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन दे रखा है, कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। ओके, सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। यहाँ से न्यू की वैल्यू इसमें पुट कर दो। नेक्स्ट है A3, 1 मिली वॉट ऑफ लाइट, यानी पावर अपने को दिया हुआ है। तो 1 मिली वॉट यानी 10⁻³ वॉट। वेवलेंथ अपने को दिया हुआ है 4560 एंगस्ट्रॉम। is incident on a cesium metal surface. Calculate the electron liberated. Calculate the electron current liberated. Assume a quantum efficiency. Quantum efficiency आपको बताया था Ne/NPH into 100। ये क्वांटम एफिशिएंसी हमारे पास में है, फोटोन एफिशिएंसी भी इसको कहेंगे। तो ये हमारे पास में कितना, यानी ये 0.5 है Ne/NPH। और आपको मालूम होगा कि इस वाली इक्वेशन से, क्योंकि ये क्या होगा NPH न्यू, यहाँ से NPH मिलेगा, Ne यहाँ से मिल जाएगा इस वाली इक्वेशन से। तो करंट क्या हो जाएगा, तो करंट आ जाएगा Ne इंटू E। सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। अब ये जो वर्क फंक्शन तो ये इसलिए दिया क्योंकि करंट जीरो भी तो हो सकता है। तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा ये जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है ना, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालो। वो एनर्जी क्या होना चाहिए, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो फोटो एमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो नहीं होगा तो करंट क्या हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है, पहले आप ये एनर्जी निकाल के देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा, लिख लो इसको। लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास में A5, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट एसोसिएटेड। तो देखो जैसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ दिया है इसने, तो वैसे तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ेंगे कि
मैग्नेटिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, ये तो केवल क्योंकि ये तो एक तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले इसको सेग्रीगेट करेंगे। सेग्रीगेट करेंगे तो कैसे, तो 10 टू पावर माइनस 10 यानी 2 साइन ए साइन बी, क्या लिखेंगे, कॉस ए माइनस बी, यानी ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस कॉस ए प्लस बी। अब एक तरह से दो वेव्स है हमारे पास में, दो वेव्स मेटल पे जाके इंसिडेंट हो रही है, तो जिस वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उसके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी इसका मतलब है कि ओमेगा इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 15 और ये इक्वल टू 2 पाई न्यू, यानी न्यू इक्वल टू 9/2 पाई इंटू 10 टू पावर 15 हर्ट्स। तो ये आ गया हमारे पास में, तो जाएगा एच न्यू इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। इसके करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम होगी। सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। वर्क फंक्शन आपको दे रखा है इसका, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, अभी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे तो वहाँ भी बताएंगे। तो अभी इतना याद रखो कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, यानी वही वेव को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और जो डायरेक्शन होती है वेव की उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट ही कर रहे होते हैं। यानी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वही उसको उसी को हम वेव की फ्रीक्वेंसी भी मानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में A6, ये लिख लीजिए। कई बात समझ में आ रही है ना? हाँ सर। हाँ सर। A7 A6 A7 तो है ही। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में A6। In an experiment on photoelectric effect, light of wavelength 800 nanometer, less than threshold wavelength is incident on a cesium plate at the rate of 5 volt। यानी पावर अपने को दिया हुआ है और इसी को हम लोग N PH H न्यू, और जो वेवलेंथ है जिसकी वो दिया हुआ है 800 नैनो मीटर है, और the potential of the collector plate is made sufficiently positive with respect to the emitter so that the current reaches its saturation value, assuming that on the average one of every, इसका मतलब Ne by NPH इक्वल टू एटा, और ये इक्वल टू 1/10⁶ दिया हुआ है। आप देखो कि यहाँ से NPH की वैल्यू में रखेंगे तो Ne मिल जाएगा। तो कह रहा है कि देन फोटो करंट बताओ, तो Ne इंटू E, ये करंट हो गया जो कि सैचुरेशन करंट है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आ जाएगा उसमें क्या है ना, यहाँ से NPH यानी है ना, इसमें से इसमें रखने के बाद यहाँ से Ne की वैल्यू आप यहाँ से इसमें पुट कर दो तो आ जाएगा A7। In a photoelectric effect experiment, photons of energy
यानी h nu इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन द फोटो कैथोड ऑफ वर्क फंक्शन, यानी 5 इक्वल टू अपने को दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमें मालूम है कि h न्यू इक्वल टू 5 प्लस ई वी नॉट होता है, तो अल्टीमेटली ये 2 है 5 है, ई वी नॉट इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी वी नॉट आ गया 3 वोल्ट। वी नॉट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल है। इसमें जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें ग्राफ ऐसा मिलता है, और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। तो ये हमारे पास में -3 वोल्ट है, ठीक है। तो ये सेचुरेशन करंट इसका कितना दिया है इसने? 4 माइक्रो एम्पियर है। ये सेचुरेशन करंट इसका 4 माइक्रो एम्पियर है। अब इंटेंसिटी इसका दिया हुआ है, इंटेंसिटी हमारे पास में फोटोन इंटेंसिटी है ना, तो वही इंटेंसिटी मतलब फोटोन इंटेंसिटी दिया है इसका। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया जो होगा, है ना, ये फोटोन डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो जो कि बाई मीटर स्क्वायर सेकंड है। तो ये कह रहा है इस केस द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट IP अगेंस्ट द एनोड वोल्टेज V इन द फिगर बिलो फॉर फोटोन इंटेंसिटी IA कर्व A एंड IB। तो आप देखो फोटोन इंटेंसिटी डबल है B में, इसका मतलब डबल का मतलब ये हुआ कि केवल इंटेंसिटी डबल है, लेकिन जो वोल्टेज डिफरेंस है वो तो फिक्स है या नहीं? जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो फिक्स है दरअसल, इसमें केवल फोटोन इंटेंसिटी ये चेंज कर रहा है, लेकिन जो फोटोन की एनर्जी वो चेंज नहीं हो रही, वर्क फंक्शन चेंज हो नहीं रहा है। इसका मतलब ये तो चेंज होगा नहीं, तो यहाँ ग्राफ क्या होगा इसका? इसका ग्राफ होगा दरअसल ये, तो डबल हो जाने का मतलब यानी ये कितना है? IB इक्वल टू 2 इंटू 10⁻15 है। इसका मतलब ये जो सेचुरेशन करंट इसका हो जाएगा वो 8 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। यही ग्राफ है इसका, ये ग्राफ पूछ रहा था, इसके बारे में बता ही चुका हूँ मैं आपको ग्राफ किसके बारे में। तो यहाँ क्या हो रहा है कि हम लोग जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं, एनर्जी वही है, ठीक है। तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा। सॉरी, वर्क फंक्शन 3 है ना, 3 है, सॉरी 3 है, तो फिर यहाँ ये 3 आ जाएगा, तो फिर ये क्या मिलेगा आपको? यहाँ ये 2 मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, उसमें क्या है। तो यहाँ कितना आ जाएगा फिर? ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो वर्क फंक्शन है ना, मैंने 2 ले लिया था तो उसके हिसाब से 3 लिया था, ओके। तो ऐसे करना था। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में बी में है क्या? बी नहीं है, B1 है, B1 है, B1 पूरा बताना ही है, ठीक है। फिर C2 है, C1 C2 बताना है। लिख लिया ना ये? हाँ सर। मैं आपको B1 के बारे में बता चुका था, अगर आपको याद हो तो, फोटोन फ्लक्स, फोटोन डेंसिटी। तो ये कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन द अर्थ सरफेस, तो मान लो ये सन है और यहाँ से आर डिस्टेंस पर जो इंटेंसिटी यहाँ दिया है इसने 1.4 इंटू 10⁻³ वॉट मीटर पर सेकंड, वॉट पर मीटर स्क्वायर है,
assume that the light is monochromatic with average wavelength, और wavelength भी अपने को दिया है 5000 angstrom, and that no light is absorbed in between the sun and earth. The distance between the sun earth दिया हुआ है, तो मान लेते हैं इसकी पावर अगर p है तो p डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इंटेंसिटी, और हमें मालूम है कि p इक्वल टू क्या होता है, एन पी एच, हमें वेवलेंथ इसका दे रखा है, तो यहाँ से नंबर है ना, तो यहाँ से इसको यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा एन पी एच न्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आई, और एन पी एच बाई 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास में आई बाई एच न्यू। ये क्या था हमारे पास में, ये फोटोन फ्लक्स था ना, यानी कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकंड ऑन ईच स्क्वायर मीटर ऑफ अर्थ, यानी पहला पार्ट आ गया हमारा, ये पूछ रहा था आई बाई एच न्यू कितना है, ठीक है। दूसरा है हाउ मेनी फोटॉन्स, यानी फोटोन डेंसिटी की बात कर रहा है, तो हाउ मेनी photons are there in each cubic meter near the earth surface at any instant, तो वो क्या निकल के आया था, I बाई एच सी स्क्वायर निकल के आया था, अगर आपको याद हो तो B इक्वल टू क्या निकल के आया था, I बाई एच सी स्क्वायर, यही था भाई, नहीं तो मैं भी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ उसमें क्या। अच्छा ये मिल गया अपने को, इसी में देखो अब क्या कह रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स डज, हाउ मेनी फोटॉन्स डज द सन एमिट्स पर सेकंड, वो यहाँ से निकाल लेंगे सी पार्ट इसका, कैसे, एन पी एच इक्वल टू आई 4 पाई आर स्क्वायर बाई एच न्यू, तो सी आ गया, और ये फॉर्मूला मैं बी का बताता हूँ आपको, वापस से लिख लो इसको, लिख लिया, हाँ सर। बी का जो बताया था इसने पूछ रहा है कि हाउ मेनी फोटॉन्स आर देयर इन ईच क्यूबिक मीटर, यहाँ से इसका डेरिवेशन बता देता हूँ मैं, लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, इसकी इंटेंसिटी आई है, और हर फोटोन लाइट की स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो मान लो डेल्टा टी टाइम की बात करें तो ये इतनी लेंथ ट्रेवल करेंगे, है ना, इसका एरिया मैंने मान लिया कि ए है, तो इसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हो जाएंगे, यानी हमारे पास होता है आई इक्वल टू एन एच न्यू बाई ए, है ना, तो हमें चाहिए नंबर ऑफ, तो देखो यहाँ से एन डी डेल्टा टी करूँगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गए डिवाइड बाई वॉल्यूम, तो सी डेल्टा टी इंटू ए, ये हमारे पास में फोटोन डेंसिटी थी, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी करके, और आप देख रहे हो यहाँ से आई बाई एच न्यू इक्वल टू एन बाई ए है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एन बाई सी ए, तो एन बाई ए की वैल्यू क्या आती है, यानी आई बाई एच न्यू इंटू सी, यानी हो जाएगा आई बाई एच सी बाई लेमड़ा इंटू सी, दरअसल ये था, सॉरी वो आंसर गलत बता रहा था, गलत था वो, आई लेमड़ा बाई एच सी स्क्वायर, ये आंसर है, तो ये पूछ रहा है वो, तो आई आपको पता ही है, सी आपको पता है, लेमड़ा पता है, एच पता है, वहाँ का सब पता है, तो रख दो, तो आई कितना दिया इसने इंटेंसिटी, 1.4 इंटू 10 टू पावर 3 वॉट
पर मीटर स्क्वायर। लैम्बडा भी आपको दिया हुआ है, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कि फोटोन डेंसिटी वैसे करना था। नेक्स्ट हमारे पास में C1। लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में C1। Photo electrons are liberated by ultraviolet light of wavelength 3000 angstrom दिया है from a metallic surface for which photoelectric threshold wavelength यानी lambda नॉट 4000 angstrom दिया है। तो hc by lambda equal to hc by lambda naught plus kinetic energy max. Calculate the d Broglie wavelength of electrons emitted with maximum kinetic energy. तो यानी hc by lambda minus hc by lambda naught और kinetic energy यानी p max का होल स्क्वायर बाई 2m ऐसा लिख सकते हैं। यानी यहाँ से अपने को p max मिल गया तो हो जाएगा 2m, hc को बाहर ले तो 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट का स्क्वायर रूट और ये इक्वल टू होता है h बाई लेमडा। इसकी बात कर रहा है वो, सॉल्व कर लो। ये वेवलेंथ आ गई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, सॉरी ये डी ब्रोई वेवलेंथ, तो लेमडा डी ले लेता हूँ मैं, हमें यही फाइंड करना है। ठीक है, कैलकुलेट द डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो ये आ जाएगा। ठीक, लिख लो इसको। नेक्स्ट है C2। जहाँ यहाँ m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है C2। तो ये कह रहा है कि टू आइडेंटिकल नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स मूव एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, यानी एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ये मान लेते हैं y एक्सिस है, ये मान लेते हैं x एक्सिस है, दोनों का मास सेम है, आइडेंटिकल पार्टिकल है। पोजेसिंग डी ब्रोई वेवलेंथ, यानी इसकी मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2 है, तभी तो इसकी जो वेवलेंथ है लैम्डा 1 वो h बाई एम v1 है और लैम्डा 2 इक्वल टू h बाई एम v2 है। फाइंड दी डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ ईच पार्टिकल इन द फ्रेम ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर मास फ्रेम में जाके जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का मोमेंटम सेम होगा और अपोजिट डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड में सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। क्यों? क्योंकि सेंटर मास फ्रेम जो होता है वो जीरो मोमेंटम फ्रेम होता है, तो उसके सेंटर मास के रेस्पेक्ट में पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो हमेशा जीरो होता है। इसका मतलब दोनों का मोमेंटम सेम है मैग्नीट्यूड में, तो वेवलेंथ भी दोनों का क्या होगा, डी ब्रोई वेवलेंथ सेम होगा, तो एक का निकाल लेते हैं, यही मतलब हुआ। तो कैसे निकालेंगे? इसी में सॉल्व कर लेता हूँ मैं, इसको रिमूव कर देता हूँ। तो पहले सेंटर मास की वेलोसिटी निकालूंगा और उसके रेस्पेक्ट में जाऊंगा। यानी v सेम वेक्टर इक्वल टू होगा m v1 i कैप प्लस m v2 j कैप डिवाइडेड बाई 2m, है ना। तुम्हारे पास आ गया v1 i कैप प्लस v2 j कैप डिवाइड बाई 2, ये सेंटर मास की वेलोसिटी आ गई। तो क्या करेंगे, v1 cm कर लेते हैं, एक को ही फाइंड कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे v1 वेक्टर माइनस v cm वेक्टर
तो हमारे पास V1 यानी V1 I कैप माइनस V1 I कैप प्लस V2 J कैप डिवाइड बाई 2। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, V1 CM वेक्टर इक्वल टू जाएगा यानी V1 I कैप माइनस V2 J कैप डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास में आ गया, V1 CM वेक्टर आ गया। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो V1 CM इक्वल टू जाएगा V1 का होल स्क्वायर V2 का होल स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर रूट। तो इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की बात करेंगे तो m से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m तो हो जाएगा h बाई लेमड़ा। m को अंदर ले जाओ तो यहाँ से वैल्यूज रख दो, है ना, इसकी वैल्यू रख दो m भी। अब तो कर ही लोगे यार, बच्चे तो हो नहीं कि कैलकुलेशन नहीं आएगी, रख दो ये वैल्यू, सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे करना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट ये है। मैं बात समझ में आ गई? हाँ सर। लिख लिया? नेक्स्ट हमारे पास में ये सब हो गया, फिर अच्छा B3 बताना है क्या? B3 बताना है। A beam of white light is incident normally, ये नॉर्मल जाके इंसिडेंट हो रहा है on a plane surface absorbing 70% of the light and reflecting the rest। यानी इसका मतलब एब्जॉर्बिंग यानी A इक्वल टू यहाँ 0.7 है, तो R इक्वल टू कितना हो गया, 0.3 हो गया। और पावर अपने को दिया हुआ है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड। तो आपको याद होगा प्रेशर हमने क्या देखा था, I/C 1 + R नॉर्मल इंसिडेंस के लिए। तो ये प्रेशर है यानी प्रेशर यानी F/A, तो F इक्वल टू क्या हो गया, IA/C 1 + R। और आपको याद होगा I इक्वल टू होता है P/A, पावर बाई A। तो पावर इक्वल टू हो गया I × A, यानी हमारे पास आ गया P/C 1 + R। R की वैल्यू यहाँ 0.3 है, ये फोर्स आ गया। पावर आपको दे रखा है, कितना दिया, 30 वॉट दिया हुआ है। सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। कितना हो गया देखो, 30/3 × 10⁸, ये 1 + 0.3। सॉल्व कर लो कितना आ गया, तो 10/10⁸ और ये 1.3, यानी आ गया एक्चुअली 13 × 10⁻⁸ न्यूटन, ये फोर्स आ गया। ओके, तो ये बताया था आपको, वैसे भी जनरल फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था, प्रेशर, ये प्रेशर का बताया था, लेकिन ये फोर्स पूछ रहा है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ऑब्लिक जब कोलिजन होगा और पार्शियल इलास्टिक भी इलास्टिक भी है, तब ये फॉर्मूला नहीं लगाते हम लोग, ये तो केवल प्रेशर फाइंड करते हैं उस केस में भी। क्यों, क्योंकि अगर फोर्स पूछेगा तो फोर्स कुछ और आता है,
जब मैंने निकाला भी था एफ ए स्क्वायर प्लस एफ आर का होल स्क्वायर प्लस 2 एफ आर कॉस थीटा। तो देखो जाके, है ना, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको वापस से समझो, नहीं समझ में आता तो पूछ लेना, बता दूंगा मैं। ये प्रेशर है दरअसल, है ना, ये पावर है, ये प्रेशर है, ये पावर का है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पावर है। यहाँ भी मैंने ये पावर लिया हुआ है। चलिए ये तो हो गया, सी वाला पार्ट भी हो गया, चलते हैं डी पर। तो क्या क्या पूछा भाई, डी में है क्या? D3 दिख रहा है अभी तक तो, D5 ठीक है, D5 है, D3 है। Positive hydrogen like ion having electron at its ground state ejects. A positive hydrogen like ion having electron at its ground state ejects it if a photon of wavelength or less is absorbed by it. तो मतलब ये है, ये n इक्वल टू 1 से अगर यहाँ से फोटोन जाके इंसिडेंट होता है तो जस्ट कहाँ चला जा रहा है, ये n टेंस टू इन्फिनिटी पर, क्योंकि एनर्जी इतना दिया हुआ इसने, जो वेवलेंथ है ना, यानी इसका मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ है। इसमें मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब इससे कम वेवलेंथ अगर हुई तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी भी आ जाए जब ये एटम आयोनाइज होगा, यानी आइन है वैसे तो आइडेंटिफाई है ना, तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास एच न्यू इक्वल टू है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड स्क्वायर 1/1 का होल स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी, और ये कितनी एनर्जी का है भाई, वेवलेंथ दिया हुआ है, यानी Hc/228 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, जेड स्क्वायर। Hc की वैल्यू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई 228 इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर। आप कैलकुलेट करिए एंगस्ट्रॉम में, तो जेड की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी अपने को, कितना आ जाएगा, जेड 2 आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, मिल जाएगा आंसर। ठीक है ना, लगभग Z2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में D5, लिख लीजिए इसको। ये उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी कह सकते हो या आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी उस आयन को और आयोनाइज कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड से इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी है ये, एक तरह से ये जो एनर्जी इंसिडेंट हुई थी वही तो है, देखो ना, क्योंकि तो जीरो ही हो गया। ठीक है, लिख लिया। हाँ सर। D5 में क्या कह रहा है, A monochromatic light source of frequency illuminates metallic surface and ejects photoelectrons. Electrons having maximum energy are just able to ionize the hydrogen atoms in ground state. Ionize the hydrogen atoms in ground state. मतलब ये हुआ कि यहाँ ये फोटोन इंसिडेंट हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया और ये n इक्वल टू 1 जो कि हाइड्रोजन एटम है, यहाँ से जाके इसने इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज कराया। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स यहाँ है वो दरअसल 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
इसका मतलब हुआ कि एच न्यू इक्वल टू 5 प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। When the whole experiment is repeated with incident radiation of frequency, the photoelectrons so emitted are able to excite the hydrogen atom, which then emits radiation. अब दूसरे केस में क्या हो रहा है, ये जो फोटोन है ये 6 कितना है, यानी 5h न्यू बाई 6। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो ये सिर्फ क्या करा पा रहा है, एक्साइट। इसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा यानी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग, तो ये जो आपको ये वेवलेंथ मिलती है ना इसके करस्पॉन्डिंग, ये वेवलेंथ ही 1218 एंगस्ट्रॉम होती है। इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हुई, तो 5h न्यू बाई 6 इक्वल टू 5 प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई, तो यहाँ जाके इंसिडेंट करेगा। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। तो सॉल्व करो, डिवाइड माइनस कर लो इसको, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें से उसको सेपरेट करके सॉल्व कर लो, कर लोगे, ये करना था इसमें। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 1 माइनस 2 कर दो, तो ये हो जाएगा एच न्यू बाई 6 इक्वल टू 13.6 है ना, ये हो जाएगा 13.6 माइनस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 0.4 यानी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके करस्पॉन्डिंग आपको आंसर मिल जाएगा, तो न्यू फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी। ओके, तो ऐसे करना था, लिख लो इसको। लिख लिया भाई? हाँ सर। B2 भी देख लो फिर। Parallel beam of monochromatic light of wavelength incident on totally reflecting plane mirror. Totally reflecting तो भी फॉर्मूला बता तो रहा था मैं, I by C 1 plus R cos स्क्वायर थीटा, ये प्रेशर है। और क्योंकि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसलिए इस केस में मैं प्रेशर फोर्स जो भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि इस केस में क्या होगा, लाइट अगर ऐसे इंसिडेंट होके ऐसे रिफ्लेक्ट होके जा रही है, इसको फोर्स इधर ही लगेगा, तो इस फोर्स की वजह से प्रेशर भी आ रहा है यहाँ। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस या मिरर कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग द मिरर पर सेकंड भी दिया हुआ है, यानी I इक्वल टू NH न्यू बाई A। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड, है ना, फोर्स एक्सर्टेड पूछ रहा है, तो चलो करते हैं। तो ये तो प्रेशर है, यानी F बाई A इक्वल टू I बाई C 1 प्लस R cos स्क्वायर थीटा। R की वैल्यू यहाँ क्या है, R की वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो हो जाएगा 2I बाई C cos स्क्वायर थीटा। तो F इक्वल टू 2IA बाई C cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ से देखो आप IA की वैल्यू क्या रखोगे आप, तो 2NH न्यू बाई C cos स्क्वायर थीटा। आपको n भी दिए हुए, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 पर सेकंड, और क्या क्या दिया है, वेवलेंथ दिया हुआ है, लैम्बडा इक्वल टू कितना दिया भाई, 663 नैनोमीटर
यानी 663 इंटू 10⁻⁹ मीटर लिख लो इसको, आ जाएगा। तो ये फोर्स आ गया। लिखिए, जल्दी लिखिए इसको। लिख लिया? और क्या क्या बताना है? ई में कौन सा बताना है? E5 बताना है, E4 बताना है, E3 सब बता दो सर। तो फिर आप लोगों ने किया है क्या? E3 बता दो। चलो कर लेते हैं। फिर आप कहते हो कि सर सॉल्व कोर्स नहीं हो रहा है। कोर्स होगा कैसे? सारे क्वेश्चन तो आप डाउट में पूछ लेते हो। Find the quantum number n corresponding to the excited state of helium ion. Find the quantum number n corresponding to the excited state of helium ion if on transition to the ground state that ion emits two photons in succession. मतलब ऐसा है, तो मान लो ये n है और ये m है। पहले यहाँ से आया फिर यहाँ से आया, है ना? तो इसका मतलब हुआ यहाँ का है λ1 और यहाँ का λ2। λ1 इक्वल टू होता है 108.5 नैनोमीटर। फिर λ2 इक्वल टू होगा 30.4 नैनोमीटर। तुम्हारे पास hc/λ इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, z स्क्वायर 1/m² माइनस 1/n²। hc/λ2 इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, z स्क्वायर 1/1 का होल स्क्वायर माइनस 1/m²। दोनों का ऐड कर दो 1 + 2 को, तो ये क्वांटिटी कैंसिल आउट होगी, है ना? तो 1 + 2 कर दो, तो hc/λ1 प्लस hc/λ2 इक्वल टू ये हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, z स्क्वायर 1/1 प्लस 1 माइनस 1/n²। क्या पूछ रहा है अपने से? हीलियम आयन। तो z की वैल्यू कितना है यहाँ? 2। सॉल्व कर लो, n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में E4। लिखो जल्दी से इसको। B2 में आंसर मैच नहीं हो रहा होगा बेटा, क्यों नहीं होगा? कैलकुलेशन में कहीं गलती कर रहे होंगे। मैं सॉल्व करके दिखाऊं? चलो दिखाते हैं। चलो करते हैं ना, रखो। 2 × 5 × 10⁻19
एच की वैल्यू दिया हुआ है ना, तो ये एच सी बाई लेमड़ा इंटू सी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो कितना हो गया है 10, यानी 10⁻20 हो गया। सी से सी कैंसिल आउट हो गया, इंटू सी एच की वैल्यू कितना है 6.63 इंटू 10⁻−34 इंटू ये 1/4 डिवाइड बाई लेमड़ा, लेमड़ा कितना है 663 इंटू 10⁻−9 है ना। तो देखो यार, इससे मेरे हिसाब से तो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक, हाँ ये आ रहा है ना। बेटा हम जो कर रहे हैं वही सही है, कैलकुलेशन में गलती किया है इसने, हमारा जो आंसर है ना वही सही आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, हमारा जो आंसर आ रहा है वही सही है। और कौन सा बताना था यार, E3 हो गया क्या, है ना। नेक्स्ट है E4। Consider a gas of hydrogen-like ions in an excited state A. Consider a gas of hydrogen-like ions in an excited state A. It emits photons having wavelength equal to the wavelength of first, देखो हाइड्रोजन-like ions हैं, it emits photons having wavelength equal to the wavelength of first line of the Lyman series. तो हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें, फर्स्ट लाइन कौन सी होगी, ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फर्स्ट लाइन होती है लाइमन सीरीज, है ना। n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5 की कह रहा है। फिर क्या कह रहा है, the wavelength of the first line of the Lyman series together with photons of 5 other wavelengths, यानी टोटल जो लाइन से एमिट हो रही है वो 6 लाइन से एमिट हो रही है। इसका मतलब 6 कब होगी, जब ये 6 कब होती है, जब n = 4 में होगा, क्योंकि ग्राउंड में आ रहा है ना, तो n × n-1/2 बताया था आपको, नंबर ऑफ लाइन से होती है, तो 6 हो रही है, इसका मतलब n = 4 में। अब n = 4 में है, तो आपको अगर याद हो हीलियम प्लस का, तो आपको याद होगा कि इसके करस्पॉन्डिंग ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, n = 2 के करस्पॉन्डिंग, n = 1 के करस्पॉन्डिंग -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और n = 4 के करस्पॉन्डिंग ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसका मतलब ये हीलियम ही है और कोई मैच नहीं करेगा इसके अलावा, यही आंसर है, यानी हीलियम होना चाहिए, n = 4 से होना चाहिए। इसलिए हाइड्रोजन एटम हीलियम का कम से कम 6 तक का वैल्यूज याद रखो आप, n = 6 तक का, और लिथियम का भी, तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। लिख लिया, हाँ सर। हाँ सर। A5 में क्या हो रहा है,
stationary hydrogen atom emits a photon corresponding to the first line of the Lyman series. What velocity does the atom acquire? तो इसके बारे में बात हुई थी हमारी. फर्स्ट लाइन यानी इसका मतलब है 2 से 1 के लिए. तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा? ये फोटोन मिलेगा इधर, उसकी वेवलेंथ ये, तो इधर की तरफ मूव करेगा ये v स्पीड से, इसका मास है m, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा यहाँ, तो mv प्लस h बाई लेमडा. तो यहाँ जो एनर्जी है, एनर्जी कितनी है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वो एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी? हाफ mv स्क्वायर प्लस hc बाई लेमडा के, इसके करस्पॉन्डिंग है. ठीक है. वेलोसिटी डज द एटम एक्वायर, तो निकाल लेंगे, आ जाएगा. तो सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा आपको. ठीक है. अब ये क्या कह रहा? फ्रॉम द कंडीशन ऑफ द फॉरगोइंग प्रॉब्लम फाइंड हाउ मच द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन डिफर्स फ्रॉम द एनर्जी ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम. तो अब इस केस में क्या होगा? दरअसल इसकी वेवलेंथ क्या होगी? लेकिन ज्यादा होगी, यानी एनर्जी क्या होगी इस केस में? कम होगी फोटोन के पास में. क्यों? कि कुछ एनर्जी तो ये लेके बैठा हुआ है ना, है कि नहीं? कुछ एनर्जी तो ये लेके बैठा हो, तभी तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आई है, तभी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे हम लोग. तो यहाँ से आप कर लीजिएगा. एक तो ये आ जाएगा. दूसरा है कि कितनी डिफर होगी. तो पहले इसके एनर्जी किसके करस्पॉन्डिंग थी? यानी hc बाई लेमडा नॉट है, मान लो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अभी एनर्जी क्या है इसके पास में? h बाई लेमडा, ये एनर्जी है. तो ये एक तरह से इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी का बात करेंगे हम लोग यहाँ, है ना. तो इसको ही मैं ई नॉट ले लेता हूँ, और ये एनर्जी मैं ई ले लेता हूँ. इसका मतलब है कि ये हो जाएगा हमारे पास में ई नॉट माइनस ई डिवाइडेड बाई ई नॉट इंटू 100 कर लेंगे, तो इतना डिफर करेगा ये. आई बात सुन में? तो जब ये स्टेशनरी होगा हाइड्रोजन एटम, तो इसके पास फोटोन के पास ये एनर्जी होगी, उसके करस्पॉन्डिंग देख लो. और एच बाई लेमडा ये यहाँ दिया हुआ है. ठीक है, कर लोगे. तो आ जाएगा. तो यही मैंने आपको E6 और E5 दोनों बता दिए. तो सॉल्व कर लीजिएगा. ठीक है. और कौन सा है भाई? नेक्स्ट हमारे पास में E और F. F में कौन सा बताना है? F में है क्या कोई? F1 बताना है बस. F1 क्या कह रहा है? अच्छा, एक ही क्वेश्चन है. अगर 5 होते तो पांचों पूछ लेते. एट व्हाट मिनिमम काइनेटिक एनर्जी मस्ट हाइड्रोजन एटम. अरे यार, क्लास में करवाया क्वेश्चन, वही पूछ लिया मेरे से. क्लास में करवाया था यार. ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये रेस्ट पर है, ये यू स्पीड से आ रहा है. व्हाट मिनिमम काइनेटिक एनर्जी मस्ट हाइड्रोजन एटम मूव फॉर its inelastic head-on collision with the another stationary hydrogen atom so that one of them emits a photon. यानी मिनिमम एनर्जी चाहिए, तो मोमेंटम कंजर्व करवा दो. सबसे पहले क्या देखेंगे? मैक्सिमम लॉस. तो मैक्सिमम लॉस कब होगा? जब दोनों सेम स्पीड से जा रहे होंगे. इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व करवाएंगे तो एम यू इक्वल टू 2mv, v इक्वल टू u बाई 2. लॉस जो होगा मैक्सिमम वो हो जाएगा हाफ m u स्क्वायर माइनस हाफ 2mv स्क्वायर. सॉल्व करो तो ये मिल जाएगा 1/4 mu स्क्वायर. कोई भी एक सेट तो मिनिमम चाहिए, इसका मतलब मिनिमम मतलब 10.2 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल कर दो. तो 1/2 mu स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 20
0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही आंसर है। कोई भी एक को एक्साइट कराना है तो मिनिमम एनर्जी ये चाहिए, और अगर दोनों को एक्साइट कराना है मिनिमम चाहिए तो 10.2 प्लस 10.2 यानी ये हो जाएगा, इसका भी डबल हो जाएगा, तो यानी 20.4 इंटू 2 करेंगे यानी 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा अगर ये दोनों का पूछता तो, लेकिन किसी एक को कराना है, तो यही आंसर आ गया। लिखिए जल्दी से इसको। नेक्स्ट हमारे पास में G4, G7, G5, G4, G5, G7। चलिए, an X-ray tube operates at 20 kilovolt. Suppose the electron converts 70% of its energy into a photon at each collision. ठीक है, तो है ना, find the lowest 3 wavelength emitted from the tube. तो lowest 3 wavelength की बात कर रहा है, तो कह रहा है suppose the electron converts 70% of its energy, यानी इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होगी। अब इसका हर पहला कोलिजन क्या मान लो उसने, तो फॉर फर्स्ट कोलिजन कितनी एनर्जी, 70% कन्वर्ट, है ना। सपोज द इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट 70% ऑफ इट्स एनर्जी इनटू फोटोन, यानी 70/100 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा AC/λ1। अब बचा कितना, 30%, तो 30/100 इंटू 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका भी 70%, ये हो जाएगा HC/λ2, है ना। अब ये जो बचा था 30 उसका उसमें चला गया, तो वापस से इसी का 30/100, तो 30/100 इंटू 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो बचा इसका 70%, ये हो गया HC/λ3। सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे करना था। हर चीज तो आपको बच्चों की तरह पढ़ानी पड़ती, दिक्कत तो यही है ना। मतलब आपको इतनी छोटी सी गणित भी नहीं आती है, इतनी स्मॉल मैथमेटिक्स है, मालूम है, वही समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या कह रहा है, बताइए क्या है, बताएंगे। G5 भी बता देते हैं भाई। तो यहाँ देखो आप, Z = 1 पर न्यू = 0 आ रहा है, ग्राफ को देखकर देखो आप, इसका मतलब क्या हुआ कि √ν = √3RC/4, और ये Z-1 है। ऐसा क्यों, क्योंकि K अल्फा लाइन के लिए ये, तभी तो Z की वैल्यू 1 आने, मतलब उस पर 0 आ रहा है। Z = 1 पर न्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 यानी 2 से 1 के लिए ट्रांजिशन हो रहा है, उसी के लिए √3RC/4 भी आता है। तो क्या हो गया अभी इसमें बताओ। तो कह रहा है कि नेम द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, K अल्फा लाइन है, तो फिर कह रहा फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड व्हेन दिस एक्सरे इज एमिटेड बाय मेटल हैविंग, तो यानी उसकी फोटोन की एनर्जी बताओ, यानी √ν निकाल, √ν = क्या हो जाएगा, √3RC/4, और ये हो जाएगा 100 स्क्वायर कर दो, तो ν = 3RC/4 इंटू 100 का होल स्क्वायर। तो ये पूछ रहा है एनर्जी, तो 3RCH/4
100 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लो, उसमें क्या है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। एक्सरसाइज 1 तो मालूम है क्या होती है? एक्सरसाइज 1 ये होती है कि जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके फॉर्मूले याद है कि नहीं, और आपको कितना कॉन्सेप्ट याद रहा है, उसको अप्लाई कैसे करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज 1 में। तो इसका मतलब फॉर्मूले याद नहीं है, ये होगा और होगा क्या, कोई बात नहीं, क्या करें। वैसे भी आपको तो किस्मत तो अच्छी है, 4 अटेम्प्ट मिले हैं, बोर्ड का एग्जाम मई में है ही, तो टाइम ही टाइम। अगर इसमें भी नहीं पढ़ाई करा और इसमें भी मार्क्स नहीं आए तो फिर किया है क्या। 4 अटेम्प्ट में भी आप देखो 15 क्वेश्चन आपको फ्री में मिलने वाले हैं, करने उसमें से 75 या 90 में से, फिर भी अगर मार्क्स ना आए तो अब आप ही जानो यार। बेटा कोरोना है, फायदा मिल जाएगा आप लोगों को इसका, अच्छा खासा फायदा मिलेगा आप लोगों को। 6 महीने हैं अभी एग्जाम के, मालूम है भाई। आप अगर 4 अटेम्प्ट मिले हैं तो पहले 2 अटेम्प्ट अगर नहीं भी देते हो तो 2 अटेम्प्ट तो आपके पास में है। अगर आपको लगता है कि मेरे पहले 2 अटेम्प्ट में प्रिपरेशन नहीं हो रही है तो बाकी के अटेम्प्ट तो हैं, 2 अटेम्प्ट है आपके पास में, उसको अच्छे से कर सकते हो। तो आपको कहीं से भी लॉस नहीं है आप लोगों को, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ाई कर लिया तो। नेक्स्ट, G7। Hydrogen like atom atomic number Z is in a excited state of quantum number n. This excited atom can make a transition to the first excited state by successfully emitting 2 photons of energy। यानी ऐसा, ये n है, ये m है, और ये n इक्वल टू 2 है। पहले यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा 1, इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा 2। तो अभी भी मैंने पहले बता ही दिया आपको, तो लैम्डा 1 क्या होगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z स्क्वायर 1 by m स्क्वायर माइनस 1 by n स्क्वायर, Hc by lambda 2 इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z स्क्वायर 1 by 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 by m स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी आपको दे रखी है, मतलब वेवलेंथ आपको दे रखी है, वैसे भी एनर्जी दिया इसने तो ये एनर्जी दे रखा आपको, E1 दिया हुआ है और E2 दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर लो, E1 प्लस E2 इक्वल टू हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z स्क्वायर 1/4 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। E1 कितना है 10.2 प्लस कितना है 17 है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हमारे पास हो गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z स्क्वायर 1/4 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। Alternatively, the atom from the same excited state can make a transition to the second excited state by successfully emitting 2 photons of energy। यानी अब इस केस में वापस से देखो तो सेकंड में वापस आ रहा तो कितना हो रहा है, यानी 4.25 प्लस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, 5.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z स्क्वायर, है ना, और उसी से वापस आ रहा है तो 1/4 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, यही कह रहा है, नहीं सॉरी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया 3 का मतलब हो गया 9, तो डिवाइड कर लो, n की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है ना, तो बस सॉल्व कर लो, उसमें क्या है।
ये तो वो हाल है इस चैप्टर में। अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो हाइड्रोजन एटम से, तो फिर केमिस्ट्री में क्या कर रहे थे भाई? घास छील रहे थे क्या बैठ के उधर? हैं? इसका मतलब तो ये हो कि घास ही छील रहे थे। मैंने आपको ब्रेक्स लॉ पढ़ा दिया था ना, ये लिखो जल्दी से। हाँ सर। हाँ, पढ़ाया था ना। बस तो उस ब्रेक्स लॉ को यहाँ H1 में मैं अप्लाई करूंगा। लिख लिए? हाँ सर। H1 में क्या हो रहा है? ये लाइट यहाँ इंसिडेंट हुई और यहाँ से इसका ऐसे रिफ्लेक्शन हो रहा है। मैंने आपको कहा था कि इसके पहले पाथ डिफरेंस 0 और इसके बाद भी पाथ डिफरेंस 0 है, यानी ये एक्स्ट्रा पाथ यहाँ से मिल रहा है, क्योंकि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है ये d है, यानी ये डिस्टेंस d है। और ये जो एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा निकल के आता है, तो ये d साइन थीटा है, ये डिस्टेंस भी d साइन थीटा है। तो यहाँ कुछ नहीं बोला जाता है उस केस में। वैसे तो मैंने कहा था ब्रेक्स लॉ क्या है, एन लेमडा, लेकिन कुछ मेंशन नहीं है, इसलिए n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो 2d साइन थीटा इक्वल टू लेमडा। अब यहाँ डिफ्रेक्शन एंगल क्या हुआ? क्योंकि लाइट को जाना किधर था? इधर जाना था, ये इतना डिफ्रेक्ट होकर इधर चली गई है, यानी ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा है यहाँ। इसका मतलब 2 थीटा अपने को चाहिए। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू जाएगा लेमडा बाई 2d। डी आपको दे रखा इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो 0.55 एंगस्ट्रॉम। और लेमडा ये वो यहाँ से निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अपने को दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी अपने को दिया है। इसका मतलब पी स्क्वायर बाई 2m इक्वल टू दिया 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी पी इक्वल टू जाएगा 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एम का स्क्वायर रूट, और ये इक्वल टू होगा h बाई लेमडा। तो यहाँ से हम लोग लेमडा निकाल लेंगे। तो आपको याद होगा, वैसे भी मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बताया था आपको, बताया था 150 बाई वी का स्क्वायर रूट एंगस्ट्रॉम। आप उससे भी कर सकते हो, ये हो जाएगा 150 बाई वी। वी कितना दिया है यहाँ? वी दिया इसने 10 किलो, 10 किलो वोल्ट, 10 किलो, टेन किलो वोल्ट हो जाएगा, का स्क्वायर रूट कर दो ये एंगस्ट्रॉम, इसको यूज करो यहाँ, है ना, सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। तो ये चाहिए अपने को एक्चुअल में। आगे बात सुनना है? हाँ सर। लिख लिया है? हाँ सर सर। एक मिनट।
ओके लिख लिया? सर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वेव ऑप्टिक्स। क्या क्या इसमें पढ़ेंगे बताता हूँ पहले मैं आपको, है ना। लाइट का ड्यूल नेचर होता है, इसके बारे में पता हो गया, ज़्यादा कुछ उधर सोचने की जरूरत नहीं है। वेव ऑप्टिक्स है यानी वेव की तरह ट्रीट करेंगे जो भी है ना। तो पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, अलग अलग डिस्कस करेंगे। क्या क्या इस टॉपिक में पढ़ेंगे पहले मैं बता देता हूँ, है ना। तो सबसे पहले जैसे हम लोग बात करेंगे यहाँ वेव फ्रंट के बारे में, क्योंकि टू द पॉइंट ही बात करूंगा मैं यहाँ भी, जो आपके काम का है ना। हाइगेंस प्रिंसिपल, इस पर एडवांस में भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी आते हैं और बोर्ड में भी आते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, मतलब ये दोनों एक ही पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग इसको। और इसी में हम बात करेंगे डिफ्रैक्शन के बारे में, पोलराइजेशन के बारे में, इसी में बात करेंगे हम लोग इंटरफेरेंस के बारे में भी। इसी में यहाँ मैं आपको रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप भी यहाँ बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन आते हैं। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, और इसमें MSCT में भी आते हैं, है ना। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, तो इन सब के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी, वेव फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, है ना। कई लोगों ने थ्योरी दिया, सब तरह की थ्योरी दिया, न्यूटन ने भी दिया, अपनी कहानी बनाई, है ना। बाद में उसकी थ्योरी एक्सेप्ट नहीं की गई है, वो सब आप बुक में पढ़ेंगे, कई सारे पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन जो काम के पॉइंट है वो यही है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेव फ्रंट क्या होता है, फिर जाएंगे हाइगेंस प्रिंसिपल क्या है ना, और फिर देखेंगे इन तीनों में से पहले क्या स्टार्ट करना है। क्योंकि देखो ये दोनों तो मेंस का पार्ट है, ये दोनों भी मेंस का ही पार्ट है, ठीक है। तो एक तो ये एडवांस का पार्ट है इसमें, और ये तो क्या रही, ये तो सबका ही पार्ट है ना। तो चलो बात करते हैं वेव फ्रंट, लिख लो पहले इसको। लिख लिया? Yes, sir. तो सबसे पहले बात करते हैं वेव फ्रंट क्या होता है। तो वेव फ्रंट का मतलब होगा, ये एक ऐसा सरफेस है जिस पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे मीडियम के, या अगर हम लाइट की बात कर रहे हैं तो उस सरफेस पर, जो कि एक लाइट के लिए जब बात करेंगे तो एक हाइपोथेटिकल सरफेस होगा, तो उस सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड जितने भी पॉइंट्स होंगे, उस हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम फेज में होगा। अब सेम फेज का मतलब क्या है,
हम वैसे एसी में भी बात कर चुके हैं, एसएचएम में भी बात कर चुके हैं, फिर से मैं बता देता हूँ। सेम फेज का मतलब है कि सेम टाइम पर सेम डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए हर पार्टिकल का, सेम वेलोसिटी होना चाहिए, ये मतलब होता है। ठीक है, सेम फेज में। तो यानी वेव फ्रंट का मतलब यहाँ होगा इट इज दी कांस्टेंट फेज सरफेस, इसको ये भी कहा जाता है, इट इज दी कांस्टेंट फेज सरफेस। each point on the surface, each point on the surface are in same phase। ठीक है, तो ये वेव फ्रंट के बारे में बात करेंगे हम लोग। अब कौन किस किस से वेव फ्रंट बनेंगे, तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, पहले उन्हीं के बारे में बात करूंगा मैं, है ना, और जनरली उन्हीं से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते ही हैं, तो पहले वो समझ लेते हैं, फिर मॉडिफाइड के बारे में बात करेंगे। जैसे इस बार भी एडवांस में क्वेश्चन आया था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, तो वो बताएंगे आपको कैसे था। कुछ नहीं करना था, वो ये वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट पता होता तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आंसर था उसका। मतलब वो तो एक तरह से बच्चों को लड्डू दिया था, बेटा लो खा लो इसको, ठीक है, उसमें कुछ था ही नहीं। लेकिन वो वेव फ्रंट का नॉलेज होगा तभी वो क्वेश्चन होगा, और उसमें कुछ था ही नहीं, सिंपल सा ही था वो। तो यहाँ कुछ वेव फ्रंट्स के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल जो वेव फ्रंट बनते हैं वो बनेंगे जब सोर्स पॉइंट सोर्स होगा। तो व्हेन light source, when light source is point light source, ठीक है। जैसे मान लो बल्ब है, या जैसे सन है, सन के चारों ओर जो वेव फ्रंट्स बन के आते हैं ना, दरअसल वो अलग बात है कि लार्ज डिस्टेंस पर आते हैं हमारे अर्थ के साइड में, तो अपने को पैरेलल वेव फ्रंट्स नजर आने लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में सारे स्फेरिकल ही होते हैं उसके चारों ओर। तो अगर ये लाइट सोर्स है, पॉइंट लाइट सोर्स है, तो ये जो वेव फ्रंट होगा ये ऐसा होता है, और ये रे जो होगी हमेशा लाइट रे, वो इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये होगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। यानी इसमें चाहो तो एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं। वेव फ्रंट ऑलवेज मूव्स along the direction of लाइट एनर्जी, और लाइट एनर्जी हमेशा रे के डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। यानी जो वेव फ्रंट होगा हमेशा रे के परपेंडिकुलर भी होगा, है ना। तो इट इज परपेंडिकुलर टू दी लाइट रेज। ठीक है, तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। यानी हर पॉइंट जब आप जाओगे वेव फ्रंट के इसके हर पॉइंट पर, सबके सब पॉइंट सेम फेज में, तो सबकी स्पीड क्या है यहाँ। यानी अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड
क्या हो गया, हर पॉइंट पर सेम फेज में है, ये कहने का मतलब। या अगर साउंड वेव की मैं बात करता हूँ तो साउंड वेव के केस में जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो सेम फेज में क्या कर रहे होंगे, वाइब्रेट कर रहे होंगे। यानी कहने का मतलब है कि सब एक साथ अगर मेन पोजीशन से एक साथ अगर इधर जा रहे होंगे तो एक साथ सब के सब इधर ही जा रहे होंगे, और एक साथ सब अगर इधर जा रहे होंगे तो एक साथ ही सब इधर जा रहे होंगे। हरी बात सुन में, यानी सबके सब सेम फेज में हैं, ये कहने का मतलब इसको। इसलिए इसको हम लोग कांस्टेंट फेज सरफेस भी बोलते हैं। लिख लीजिए। लिख लिया। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट है हमारे पास में स्फेरिकल, सॉरी स्फेरिकल का सिलेंड्रिकल। These are due to extended light source, यानी जैसे ट्यूबलाइट है मान लो, या जैसे सिंगल स्लिट होगा या डबल स्लिट होगा, बताएंगे आगे काम आएगा अपने को ये। तो इससे क्या होगा कि जो लाइट है, वो जो लाइट रेज है वो यहाँ से इससे इस डायरेक्शन में ऐसे होगी लाइट रेज, यानी एनर्जी ऐसे ट्रेवल कर रही होगी। ठीक है, तो ये जो वेव फ्रंट है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेंगे, और ये लाइट सोर्स से एक्सटेंडेड, जैसे ट्यूबलाइट है मान लो। ओके, ये नेक्स्ट वाला वेव फ्रंट होगा इसका। ठीक, ये भी लिख लो। ये सब के सब क्या है, कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं। वो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स थे सबके सब, है ना। तो यहाँ भी जैसे अगर मैं बनाऊं, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होंगे। लिख लिया। एक मिनट सर। क्या कह रहे हो आप? हाँ, वेव फ्रंट में भी वेव फ्रंट लाइट रेज से परपेंडिकुलर, हाँ होगा ना, वही तो कह रहा हूँ मैं। इस सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगी, लाइट रेज होगी ना।
हो गया सर। नेक्स्ट हमारे पास में प्लेन वेव फ्रंट। अब जैसे सन से जो वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, तो सन को अगर ध्यान में रखें हम लोग, तो उसके चारों ओर तो स्फेरिकल वेव फ्रंट है, लेकिन अगर मैं अर्थ पे बैठ के देखता हूँ तो लार्ज डिस्टेंस पर है सन, तो वहां से जो भी वेव फ्रंट्स आ रहे हैं सबके सब पैरेलल है, क्योंकि रेज ऑलमोस्ट क्या हो जा रही है, पैरेलल हो जा रही है। क्योंकि कोई भी पॉइंट सोर्स से जब लार्ज डिस्टेंस पर जाते हैं ना, और उसका स्मॉल एरिया आप लेते हो, स्मॉल रीजन अगर आप कंसिडर करते हो, तो वो आपको रेस वहाँ क्या लगेगी, पैरेलल लगेगी। जैसे मैं आपको समझाता हूँ यहाँ, इसको लिखना नहीं, केवल समझाने के लिए ले रहा हूँ कि मान लो जैसे कि ये पॉइंट सोर्स से मान लो, और इसके वेव फ्रंट क्या होंगे, स्फेरिकल होंगे ऐसे, है ना। तो रेज ऐसे जा रही है यहाँ से, अब आप यहीं से ले लो, आप थोड़ा सा और आगे चले जाओ, चलो ये वाला रीजन और बना लेता हूँ, ये वाला और बना लेता हूँ, ये वाला और बना लेता हूँ। उसमें भी आप देखो कि ऑलमोस्ट रेस कैसी लग रही, देखो इधर आने के बाद कि जैसे एकदम पैरेलल जा रही सबकी सब। इतना रीजन कंसिडर करके देखोगे, ये तो स्मॉल है, सन तो काफी दूर है अर्थ से, तभी अपने को लग रहा है कि रेस क्या हो जा रही है, पैरेलल हो जा रही है, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है। और आगे जाएंगे हम तो, सन हमारी बात। तो प्लेन वेव फ्रंट का मतलब है कि सोर्स कहाँ रखा हुआ है, लार्ज डिस्टेंस पर रखा हुआ है। सोर्स कहाँ रखा हुआ है, लार्ज डिस्टेंस पर रखा है। लाइट सोर्स is placed at large distance। इसमें जो वेव फ्रंट्स अपने को मिलेंगे, वो वेव फ्रंट्स क्या हो जाएंगे, प्लेन वेव फ्रंट्स अपने को मिलेंगे। क्योंकि रेज ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगी, तो रे क्या होना चाहिए, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो रेज ऐसे आ रही होगी यहाँ। तो ये इस केस में क्या हो जाएंगे, प्लेन वेव फ्रंट्स हो जाएंगे, पैरेलल प्लेन्स, ठीक है। और ये क्या है, लाइट रेज है।
लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में हाइगेन्स प्रिंसिपल। तो हाइगेन्स प्रिंसिपल दरअसल, अच्छा पहले मालूम है हाइगेन्स ने एक कॉन्सेप्ट और दिया था ईथर मीडियम का, तो खैर वो तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। इसने कहा कि ईथर मीडियम है, क्योंकि इसने कहा ना, इसने क्योंकि वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट यूज किया था, तो इसने कहा कि वहाँ जो मीडियम के पार्टिकल है ना, दरअसल वो सेम फेज में वाइब्रेट कर रही है, तो बोल दिया इसने। तो इसने कहा कि जैसे साउंड वेव है वैसे ही लाइट वेव का भी है, लेकिन एक्चुअल में ईथर मीडियम ऐसा कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं। लेकिन इसके बाद में पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही है वो जो ऑसिलेट करता है किसी भी सरफेस पर, या मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन इसने जो कॉन्सेप्ट दिया उससे कई सारे फिनोमेना एक्सप्लेन हुए हैं जो कि लाइट वेव नेचर को शो करती है, जैसे इंटरफेरेंस का है, रिफ्लेक्शन का है। वो इसने जो कॉन्सेप्ट दिया उसी के आधार पर ये पता चला कि मतलब कि लाइट का नेचर वेव भी है। हाइगेन्स प्रिंसिपल जो है एक्चुअल में इट इज द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, और कुछ नहीं है, मालूम है। तो पहला पॉइंट इसमें यही है, इट इज द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हमें पहले से किसी वेव फ्रंट के बारे में मालूम है तो हम लोग नेक्स्ट वाला वेव फ्रंट बना सकते हैं, कि यानी ज्योमेट्रिकली हम लोग नेक्स्ट वेव फ्रंट डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इसलिए इट इज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन भी इसको कहा गया है, ठीक। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है पहले उसके बारे में लिख लेते हैं। If a wave front is known, then new wave front can be constructed. ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, each point on the non-wave front emits secondary light waves. Each point on the non-wave front emits secondary light waves, and these are called secondary wavelets. अच्छा एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, each point on the non-wave front are
लाइट सोर्स, है ना, ईच पॉइंट ऑन द नॉन वेव फ्रंट आर लाइट सोर्सेस, ठीक है। तो लाइट सोर्सेस हैं तभी तो ये क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी वेव्स, सेकेंडरी लाइट वेव्स की तरह यहाँ बिहेव करेंगे, है ना। क्योंकि प्राइमरी कौन सा बता रहा हूँ मैं, प्राइमरी जहाँ से ये एमिट हुआ है दरअसल जो सोर्स है वहाँ प्राइमरी होगा एक तरह से, और ये सारे के सारे क्या होंगे, एक तरह से सेकेंडरी वेव फ्रंट्स होंगे, और यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स यहाँ से अपने को मिलेंगे, ठीक है। ये लिख लो पहले। ये ऊपर का रब कर दूं। लाइट एनर्जी flows along the direction of light rays। वैसे तो ये पॉइंट पहले भी लिखवा दिया था मैंने, लेकिन इसमें भी ऐड कर दिया मैंने। लाइट एनर्जी फ्लोज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज। भाई अभी बताएंगे, अभी आ रहा हूँ उस पॉइंट पर मैं। ठीक है, तो लाइट एनर्जी फ्लोज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट सोर्स। मैंने यहाँ एक पॉइंट ये लिखवाया है आपको, ईच पॉइंट ऑन द नॉन वेव फ्रंट्स आर लाइट सोर्सेस, या आप चाहो तो इसको पॉइंट लाइट सोर्सेस भी बोल सकते हो, पॉइंट लाइट सोर्सेस भी बोल सकते हो। तो इसका मतलब ये हर डायरेक्शन में लाइट क्या करेंगे, हर डायरेक्शन में लाइट एमिट करेंगे, यानी इनकी वजह से जो वेव फ्रंट्स बनेंगे, यानी एक तरह से वो भी क्या होंगे, स्फेरिकली होंगे, क्योंकि तो लाइट पॉइंट लाइट सोर्स है ना। लेकिन इसमें ये है कि आइगेंस ने कहा कि लाइट को जब भी ट्रेवल मानेंगे हम लोग, जिस डायरेक्शन में लाइट रे है उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करना मानेंगे, यानी बैकवर्ड मूवमेंट नहीं होगा लाइट का, जब भी होगा फॉरवर्ड मूवमेंट मानेंगे लाइट का, लाइट रेस का या लाइट एनर्जी का हमेशा फॉरवर्ड मूवमेंट मानेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम लोग बोल रहे हैं कि जो वेव फ्रंट पे हर पॉइंट है वो पॉइंट लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, उसकी वजह से जो वेव फ्रंट्स होंगे तो स्फेरिकल होंगे ना। तो लेकिन जो बैकवर्ड वेव फ्रंट होंगे उस सेकेंडरी वेवलेट से, वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो एक पॉइंट यहाँ ऐड कर देता हूँ मैं। लाइट एनर्जी always flows in forward direction। Light energy always flows in forward direction। फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो लाइट एनर्जी ऑलवेज फ्लोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओके।
अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये पॉइंट ये कहता है कि जब हम लोग कह रहे हैं कि जो नॉन वेव फ्रंट है उसके हर पॉइंट जब पॉइंट लाइट सोर्स है तो वहां से स्फेरिकल वेव फ्रंट जाएंगे, ठीक है। तो किसी आफ्टर टाइम टी की हम लोग बात करेंगे, तो आफ्टर टाइम टी की बात करेंगे तो हर एक जो वेव फ्रंट बनेगा यानी जो स्फेयर बनेगा उसकी रेडियस क्या होगी, उसकी रेडियस होगी c इंटू टी। सी क्या है, या v इंटू टी, क्योंकि अगर किसी मीडियम में बात करेंगे तो v ले लेंगे, अगर वैक्यूम में बात करेंगे तो लाइट की स्पीड क्या होगी यहाँ c। तो ऐसा करते हैं, जनरल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, यानी किसी मीडियम की बात करते हैं, ठीक है। तो टू कंस्ट्रक्ट दी new wave front to construct the new wave front light to construct the new wave front after time t to construct the new wave front after time t, the radius of each wavelets, the radius of each wavelets will be v into t. And to construct the new wave front after time t, the radius of each wavelets will be vt, in forward direction, and draw the tangent on each wavelet will give the new wave front. बताता हूँ कैसे, ये लिख लो पहले। वी स्पीड है यार, फ्रीक्वेंसी नहीं है, वी स्पीड बोलता रहा हूँ, वी अभी लिखवाऊंगा, वी क्या है, वी क्या है, यहाँ स्पीड है। अगर वैक्यूम हो तो वी की जगह क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे।
लिख लिया है? हाँ सर। हाँ अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ देखो यहाँ, मान लो ये पॉइंट सोर्स है, और ये वेव फ्रंट है, मान लो स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये हमारे पास नॉन वेव फ्रंट है जिसके बारे में हमारे पास में इंफॉर्मेशन है। हमें नया वेव फ्रंट चाहिए। ये जितने पॉइंट मैंने बनाए, ऐसा नहीं कि इतने पॉइंट है, काफी सारे पॉइंट है, तो ये सब के सब क्या है, सेकेंडरी सोर्स हो गए। अब सेकेंडरी सोर्स हो गए तो इनकी वजह से जो एनर्जी एमिट होगी तो इस तरह से होगी ना, यानी ये भी अगर पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होंगे यहाँ से इस तरह से। इनको हम लोग यहाँ बोल रहे हैं वेवलेट्स। इनको क्या बोल रहे हैं यहाँ, वेवलेट्स। ये वेवलेट्स हमारे। लेकिन ये इनको वेवलेट्स इसलिए कहा गया क्योंकि स्फेरिकल वेव फ्रंट नहीं बोला जा रहा है यहाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात की जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन की बात ही नहीं की जा रही है। तो किसी टाइम टी बाद यहाँ से जो वेव फ्रंट बनेगा वो कितनी डिस्टेंस चला, मान लो टी टाइम के बाद बात कर रहे हैं, तो हर एक की रेडियस क्या होगी यहाँ, वी टी होगी कि नहीं होगी? ये समझ में आ रहा है? हर एक की रेडियस क्या है यहाँ, ये वी टी है। अब इन सारे वेवलेट्स को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक नया, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इनके ऊपर, तो एक नया वेव फ्रंट बन गया ना। तो ये हमारे पास में न्यू वेव फ्रंट हो गया। बात समझ में आए मैंने क्या कहा? तो हाँ ये सर। सब क्या है हमारे पास में, इनको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। और ये क्या हमारे पास में सेकेंडरी सोर्सेस हैं किसके, लाइट के। तो ये क्या है, ये सेकेंडरी सोर्स है। अभी क्लियर है सबको? हाँ सर। ठीक है, लिख लो इसको। तो एक तरह से समझो कि मान लो ये t इक्वल टू 0 पर ये यहाँ था, किसी जनरल टाइम t की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस चला है, ये डिस्टेंस क्या है एक तरह से, यानी इसकी जो रेडियस है वो क्या हो गई, v इंटू टी हो गई ना। तो हर एक की v इंटू टी रेडियस हुई ना, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट तो हो गया। अब इसका जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन इससे मैं करके दिखाऊंगा आपको। लिख लिया भाई सबने? नहीं सर। चलिए फिर यही था। ओके बाय बाय।